सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में एक Q&A लेकर के चलेंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये आपको आपकी यूपीएससी में हद से ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बेसिकली इस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स का ये एक पिटारा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हमारी डेमोक्रेसी को फेस करनी पड़ी, इमरजेंसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके यूपीएससी के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये एस्पेक्ट है। कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, इसमें उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे, वो आंसर ही आपके डाउट भी होंगे और जो डाउट निकल सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पूरे कंटेंट के अंदर, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इमरजेंसी जिसके बारे में बहुत बात होती है, पॉलिटिकली बहुत बात होती है, और पॉलिटिक्स के अंदर तो खैर इसको देखिए अलग अलग पार्टीज अपने अपने फेवर में यूज करती है। बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती है, कांग्रेस का ये मानना है कि जो हुआ वो ठीक ही हुआ था, कोई इसको काला दिन कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये तमाम चीजें तो देखने को मिलती है, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, हमारा सिलेबस क्या कहता है, बुक्स क्या कहती है, रिटन डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। सही गलत के बारे में बात तो हम बाद में करेंगे, खैर करेंगे कि जरूरी था नहीं था, सही था गलत था, लेकिन उससे पहले जरूरी है एग्जाम व्यू पॉइंट से जो चीजें आपके माइंड में आती हैं, जो अलग अलग बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है, जो यूपीएससी आपसे पूछता है, वो चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो बैकग्राउंड, आपातकाल की पृष्ठभूमि। क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम बहुत चलता है आपातकाल के साथ, तो उनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानना बड़ा जरूरी है। देखिए 1967 तक तो या 66 तक तो हमारे देश का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी, इन द सेंस कि पहले नेहरू जी थे, उसके बाद शास्त्री जी आए, तो समय थोड़ा ठीक से चल रहा था। बट इसके बाद एक ड्रास्टिक सा चेंज आता है और एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो शायद आगे चल करके ये बात साबित कर दे या ये बात साबित करने की कोशिश करे कि पार्टी से ऊपर हूं मैं और पार्टी मेरे नीचे है, मतलब पार्टी की मैं कंट्रोलर हूं, सब कुछ मेरे हाथ में रहना चाहिए। और कैसे वो चीज आगे फिर उस चीज को ही लीड करेंगी जो हम पढ़ेंगे इमरजेंसी के तौर पर, जिसको बाद में इमरजेंसी का नाम दिया गया। तो बैकग्राउंड क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया 1967 के अंदर कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आने स्टार्ट हुए। इंदिरा गांधी इमर्जेस एज अ पॉपुलर लीडर, और नो डाउट कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कांग्रेस में थे जिन्होंने ही बढ़ावा दिया इंदिरा जी को और उनको सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से वो एक बड़े नेता के तौर पर जो है वो उभरते हैं। वहीं से एक नई चीज भी शुरुआत होती है देश में, और वो था सरकार का और न्यायपालिका का, गवर्नमेंट का, जुडिशरी का आपस में तनाव। इससे पहले नहीं था, नेहरू जी और शास्त्री जी के टाइम पर नहीं था, लेकिन अब शुरू होना जो है ये देखने को मिला। वजह साफ थी, क्योंकि जब एक ऐसा लीडर देश में होता है जो चीजों को काफी हद तक अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो देखा जाता है कि इंटरफेरेंस होता है उस केस में न्यायपालिका का, जुडिशरी का, और फिर वो तनाव बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लेकर के चलेंगे, इमरजेंसी से पहले की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्थिक संदर्भ क्या रहा उस 1975 से पहले का, 67 से 1975 के बीच में, 1975 और 67 के बाद और 75 के बीच में जो चीजें देश में चली उसको डिस्कस कर रहे हैं। 1971 में एक नारा आया, गरीबी हटाओ, जो कि कांग्रेस ने दिया, क्योंकि देश में गरीबी थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, मॉनसून की खराबी, कई सारी चीजें थी। इसी समय पे देश में बांग्लादेश संकट गहरा आन पड़ा। 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से जो है वो एंट्री करते हैं इंडिया के अंदर। पूर्वी पाकिस्तान से मेरा मतलब है बाद में जो बांग्लादेश बना, उससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया पाक वॉर, इसी समय पे 71-72 में ही भारत ने देखा भारत पाकिस्तान का युद्ध, जो कि इकोनॉमिकली, आर्थिक अगर संदर्भ में बात करें तो एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि कोई भी देश जब वॉर करता है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो सिचुएशन है ना, वो बहुत खराब हो जाती है। और इंडिया को इतना समर्थ देश नहीं था उस टाइम पर कि वो इतना बड़ा वॉर जो है वो झेल सके और चीजों को बाद में संभाल सके, तो ये भी देश को झेलना पड़ा। और सोने पर सुहागा तब हुआ जब अमेरिका ने इंडिया की मदद करने से मना कर दिया कि अगर आपने युद्ध किया है, ये सब चीजें करी हैं, तो नाउ यू आर द रेस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए और एक ऐसी सिनेरियो पैदा हुआ कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्रूड ऑयल का जो रेट है वो बहुत ज्यादा जो है वो राइज कर गया। 1973 में जो महंगाई दर 23% जो थी, 1974 तक आता है, एक साल के अंदर अंदर वो 30% तक जा पहुंची। ये महंगाई का ये आंकड़ा आप याद भी रख सकते हैं
कि 1973 में महंगाई दर क्या थी, 23%, 74 में कितनी हुई, 30%। ठीक है। जहां तक बात है आर्थिक संदर्भ में बात करें तो बेरोजगारी इसका एक बड़ा रोल प्ले करता है। उसी टाइम पर बेरोजगारी भी अपने चरम पर हुई। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी तक रोक दी गई कि सरकार के पास पैसे नहीं भाई, अब सैलरी मत लो। 1972-73 में इसी टाइम पर देश ने एक और अकाल भी देखा, मानसून खराब हुई और 8% कम जो है वो खाद्यान्न हुआ। 8% से कम आज की डेट में हम सोच सकते हैं कि 8% कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट द पॉइंट इज कि उस जमाने में ये जो 8% है इसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि उस समय पर इतना ज्यादा हम लोग संपन्न नहीं थे खाद्यान्न के मामले में। लोगों को उतना भोजन, इतना अच्छा क्वालिटी का, इतना ज्यादा अनाज देश में नहीं था जितना कि आज आप देखते हैं। ठीक है। जन विरोधी ताकतें, राजनीतिक विरोधी, नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के अंदर, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे पनपना देश के अंदर शुरू हुई, जो कि इकोनॉमिकली देश के लिए उस समय पर इन चीजों से पार पाना जो है वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल था उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए। आज हम सोचते हैं तो कुछ अलग सिनेरियो है, तब कुछ और था। नक्सलवाद जो वर्ड है उसकी स्टार्टिंग जो है वो वेस्ट बंगाल से ही हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, कुछ आंदोलन भी हुए देश में उन्हीं 7-8 सालों के बीच में। गुजरात और बिहार के आंदोलन काफी फेमस रहे। 1974 में जो महंगाई हुई, जो बेरोजगारी हुई, छात्रों ने उसके ऊपर आंदोलन करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिला, जो कि अपने आप में, क्योंकि विद्यार्थी जब आंदोलन पर उतरते हैं तो काफी कुछ चेंज, बदलाव देखने को मिलते हैं। कई बार सरकार को फैसले तक वापस लेने पड़ जाते हैं, और यही हुआ। उन्हीं आंदोलनों के चलते गुजरात में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाना पड़ा। याद रखिए इस बात को, 1974 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा गुजरात के अंदर। 1975 में 1 साल बाद चुनाव हुए और कांग्रेस को बुरी तरह से हार का मुंह वहां पर देखना पड़ा। और यहां से कांग्रेस को एक बात तो समझ में आ गई कि देश का फिलहाल का जो सिनेरियो है वो सिनेरियो बिल्कुल भी, कतई भी आपके हक में नहीं है। अब आप जितना इसको दबाने की कोशिश करेंगे, चीजें उतना जो है वो एक्सपेंड करेंगी और आपके लिए और ज्यादा खराब होती चली जाएगी। यही हुआ गुजरात के चुनाव में भी। उसके बाद आता है पॉइंट जो निकल करके आता है, न्यायपालिका से संघर्ष। ठीक है, टकराव हुआ जो जुडिशरी के साथ, कंट्रोवर्सीज विद जुडिशरी, और जो ये चैलेंज जो फेस करना पड़ा जुडिशरी को भी, सरकार को भी, आपसी टकराव के चलते मुख्य न्यायाधीश का जो पद था उस टाइम पर 1973 में वो खाली हुआ। अब रूल क्या कहता था कि जो दूसरे जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्हीं में हायरार्की के तौर पर जो भी सीनियरिटी होगा उसके बेसिस पर एक सीनियर जज को बना दिया जाएगा अगला चीफ जस्टिस, जो कि जो रिटायर होने वाले हैं उनका भी इसमें मत होता है। ये सब चीजें चलती है। ठीक है। हाल ही में अब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, वो रिटायर हुए, तो उनसे भी राय सलामती हुई है कि अगला जज कौन होना चाहिए, उनका जो लीगेसी है उसको कौन संभालेगा। यही एक नियम भी है, यही प्रोटोकॉल भी है। लेकिन सरकार ने वहां पर भी इंटरवेंशन किया, और जैसे ही पोस्ट खाली हुई चीफ जस्टिस की, तो सरकार ने अपना एक नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया, एएन रे। याद रखेंगे नाम को, एएन रे, जो कि लोग काफी हद तक कहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट किया है। बायस जो है वो हो गए, मतलब कि उनको लगा कि मेरे को सरकार ने बनाया, तो काफी हद तक उन्होंने सरकार को फेवर किया। ऐसे जो है वो आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। एक उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध करार दे दिया गया, और यही थी उस समय पर देश में सबसे बड़ी सनसनी कि मौजूदा प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन रद्द कर दिया जाए, या उनको केस में हार का सामना करना पड़े, और ये साबित हो जाए कि आप जो बने हो एमपी वहां से, वो खुद ही आप चीटिंग करके बने हो, आपके ऊपर केस बनता है और केस हार गई। अब हुआ क्या था, उस इंसान का नाम भी आपको बता देता हूं जिन्होंने याचिका डाली थी, राज नारायण। याद रखेंगे 1971 में याचिका डाली गई थी, और इसका फैसला आया था 1900 ठीक उसके 4 साल के बाद। ठीक है। अब सवाल ये था, गहरा सवाल जो था कि अब चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं और उनका निर्वाचन अगर रद्द कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो पीएम ही नहीं रहेंगी। किस बात की पीएम। ठीक है। और 12 जून को 1975 को उच्च न्यायालय जगमोहन सिन्हा ने जो है ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी अवैधानिक तौर पर पीएम बनी हुई है, माने इनकी जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए, अब ये पीएम नहीं रहनी चाहिए। इसके खिलाफ याचिका दर्ज कराई गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी डाली गई, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि मैंने बताया जो जज था उसके ऊपर ये काफी आरोप लगते रहे, उन्होंने सरकार को बहुत फेवर किया है,
तो वहां पर फैसला निकल करके आया कि सांसद बनी रहेंगी इंदिरा गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी रहेंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा दी गई। फॉर एग्जांपल, वो लोकसभा नहीं जा सकती। और जब ये फैसला आया कि वो पीएम बनी रहेंगी, पीएम फेस वही रहेंगी, अपने पद पर बनी रहेंगी, लोकसभा नहीं जा सकती, वहां की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती, उसके बाद विपक्ष को लगा कि ये बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है देश में और ये बिल्कुल सिंगल साइडेड सब कुछ चल रहा है। उस केस में ये लगा विपक्षी पार्टियों को, और जनता को भी उन्होंने बताने की कोशिश करी विपक्ष की पार्टीज ने कि ऐसा ही देश में चल रहा है, कि ये सब कुछ यहाँ पर खेल चल रहा है। और 24 जून का वो दिन था जब ये फैसला आया था, और इसके विरोध में 25 जून को ही सारी विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा सा प्रदर्शन जो है वो कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके जवाब में जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली का जो रामलीला मैदान था, वो आंदोलन इसलिए, वो प्रदर्शन, वो रैली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वही दिन था जिस दिन इमरजेंसी लगा दी गई थी। और ये जवाब दिया उस 25 जून की रैली का 25 जून को ही। ठीक है, और 25 जून 1975, जिसका जो दिन बार बार बीजेपी वाले याद दिलाते हैं, दूसरी पार्टी याद दिलाती हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर करके सारी चीजें। संविधान का अनुच्छेद 352 इसका इस्तेमाल करके इंदिरा जी ने लगा दी देश के अंदर इमरजेंसी। दैट वाज द डार्क डे अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशंस। ठीक है, और लेकिन चूंकि स्वायत्ता संविधान ने दी होगी तो ही इमरजेंसी लगी होगी। और लॉजिक क्या दिया गया, अनुच्छेद क्या कहता है, याद रखेंगे ये पॉइंट भी। अनुच्छेद 352 क्या कहता है, समझेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 352 कहता है कि बाहरी या किसी भीतरी घोटाले की आशंका से सरकार देश में आपातकाल लागू कर सकती है। अब ये तो अनुच्छेद संविधान में ही है और इसका उपयोग भी किया गया, वो बात अलग है, बाद में डिस्कस करेंगे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो ऐसा कर सकते हैं। और जब इमरजेंसी लगती है दोस्तों, तो सरकार के पास कुछ एडिशनल राइट्स भी मिल जाते हैं सरकार को। वो एडिशनल राइट्स क्या होते हैं, क्योंकि उस समय पर सरकार के खिलाफ कोई जाने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि देश में आपातकाल है और एक नियम लागू हो गया है, इंसानों के जो मौलिक अधिकार है वो तक छीन जाते हैं। तो ऐसे में सरकार के पास ही सारी पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। राष्ट्रपति कौन थे उस समय पर, याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फखरुद्दीन अली अहमद, ये थे राष्ट्रपति जी। रात को 25 जून 1975 को ये घोषणा उनसे करा दी गई कि आज से देश में आपातकाल लागू है। 26 जून सुबह सुबह जब मंत्रिमंडल को पता लगा, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, सब कुछ हुआ, तब तक तो खेल पूरा निपट चुका था। परिणाम क्या हुए वो भी समझ लीजिए। जैसे ही लगा इमरजेंसी का दौर जब आया, तो सबसे पहली चीज मिली, जो लोगों को देखने को मिली, दैट वाज प्रेस सेंसरशिप। एक नया वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि प्रेस की जो स्वायत्ता है वो भी छीन ली जाएगी, प्रेस भी स्वतंत्र नहीं रहेगी। उनको जो चीज छापनी, जो बतानी है, उसकी परमिशन पहले गवर्नमेंट देगी, जिसको आज आप कहते हैं ना गोदी मीडिया, ये कुछ कुछ वैसा ही था। मीडिया के ऊपर नकेल कस दी गई। अब मीडिया वाले सेंसरशिप तो उनसे खैर नहीं छीन रहे, मतलब वो चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि सरकार के बहुत ज्यादा खिलाफ बोलने की हिमाकत आज की डेट में पत्रकारों के अंदर नहीं है। तब थी, लेकिन सरकार ने तब उनका मुंह बंद किया। उन लोगों ने ये बात बता दी कि हाँ हमारा मुंह बंद है, और आज के टाइम पर बता नहीं पाते हैं पत्रकार की हमारा मुंह बंद है। ये अंतर जरूर है। सामाजिक या सांप्रदायिक गड़बड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इमरजेंसी लगेगी तो काहे की गड़बड़ी, जब कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो गड़बड़ी के भी चांस ना के बराबर ही है। आरएसएस, जमाते इस्लामी जैसे संस्थानों पर, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पर रोक लगा दी गई। केस उच्च न्यायालयों के अंदर केस लोगों ने करने शुरू कर दिए कि जी हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे मोरल राइट्स ही हमारे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर सरकार का ही फेवर किया और कहा कि सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा इमरजेंसी के दौरान। आप इस चीज को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये क्या हुआ। अप्रैल 1976 की ये बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप इमरजेंसी में इन सब बातों के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते कि हमारे राइट्स हमसे छीन लिए गए हैं। वहां एक ही राइट जरूरी था जो लोगों को जो मिलना जरूरी था, दैट इज राइट टू लिव, जिंदा रहने का अधिकार था, वो लोग थे। ठीक है, खूब विरोध हुआ, खूब ज्यादा विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि पूरा ही बवाल कटा। संविधान का 42वां संशोधन, याद रखेंगे, संविधान का 42वां संशोधन भी इमरजेंसी काल में ही किया गया।
हुआ क्या, इस संशोधन में क्या बदलाव किया गया? प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी जो देश के हैं, उनके निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वें संशोधन के अंदर ये बात लिख दी गई कि पीएम, देश का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये तीनों के ऊपर कोई भी निर्वाचन संबंधी केस नहीं होगा। अगर ये पीएम बन गए तो कोई आकर के ये नहीं कहेगा कि इन्होंने एमपी का इलेक्शन ही चीटिंग से जीता है, तब नहीं होगा। आम सांसद के ऊपर ये केस बन सकता है, लेकिन कोई सांसद अगर पीएम बन चुका है उसके ऊपर नहीं। चलिए, 5 से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया कार्यकाल सरकार का। तो इसका मतलब सर, अब धीरे धीरे इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जो चुनी गई थी अब उसको 5 साल में नहीं 6 साल तक उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। माने अब 71 में जो सरकार बनी, इलेक्शन 1976 में होने थे, तब लगी इमरजेंसी, जिससे कुछ महीने एक्सटेंड हुए, 1977 तक पहुंचे। और चूंकि सरकार का टाइम ही 6 साल कर दिया तो 1 साल और बढ़ा दीजिए। अब 1978 में ही जो है वो इलेक्शन होने थे, इस नई रूटीन के अकॉर्डिंग, 6 साल वाले टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अब अगला सवाल ये तो थी इमरजेंसी की बात है। अब एक आम मुद्दा डिस्कस कर लेते कि क्या इमरजेंसी जरूरी थी? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ, वो कहेंगे जी देखो, देश में सांप्रदायिक ताकतें थी, रोज के रोज आंदोलन हो रहे थे, सरकार को लगता था कि हम काम नहीं हमें करने दिया जा रहा है, इस वजह से सरकार ने अपने अपने पक्ष जो है वो रखे इस चीज में कि भाई हमने इसलिए जो है वो इमरजेंसी लगाई है। लेकिन अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका 1975 से पहले क्यों नहीं हुई? देश के 2 पीएम की डेथ हुई, तब अचानक से देश के ऊपर संकट क्यों नहीं आन पड़ा कि पीएम चला गया तो अंदरूनी घोटाला गड़बड़ी हो सकती है? बात तो सही है। शाह आयोग का गठन किया गया। अब शाह आयोग क्या था? 1977 की मई में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, फॉर्मर चीफ जस्टिस जेसी शाह की अगुवाई में एक मीटिंग बनाई गई, कमेटी बनाई गई, जिन्होंने जांच करी कि इमरजेंसी सही थी, गलत थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपातकाल की जांच करी गई, गवाहों के बयान लिए गए, हालात को समझा गया, देखा गया। खुद इंदिरा गांधी जी भी गवाह थी, उनके भी बयान दर्ज कराए गए, जो कि फनी सा लगता है। ऑब्वियस सी बात, उन्होंने अपने फेवर में बयान दिया होगा। कुछ लोग सपोर्ट में मिले, कुछ लोग खिलाफ मिले। अगला पॉइंट निकल करके आता है जी, जो ये टाइम था आपातकाल का, इस दौरान क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या चीजें हुई। सरकार सारा काम ढंग से करना चाहती थी, ऐसा गवर्नमेंट ने अपनी मंशा जाहिर करी। आपातकाल में ही सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो अपने जारी किया, जिसके अंदर 20 प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करे। मुख्य तौर पर भू पुनर्वितरण, जमीन का पुनः वितरण, भूमि सुधार जो है वो चीजें, खेतीहर मजदूरों का जो लेबर है, उसके कितनी लेबर है उसके ऊपर पुनः विचार, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, याद रखेंगे उस समय देश में एक और चीज थी ट्रेंड में, बंधुआ मजदूरी, उसकी समाप्ति। इन सब चीजों से मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास थोड़ा खुश दिखाई दिया। कर्मचारियों में काम करने का अनुशासन आया, क्योंकि बहुत ज्यादा डंडा ऊपर से आ रहा था सरकार का कर्मचारियों के ऊपर। लेकिन जो उनके निंदक थे, माने सरकार के जो विरोधी थे, उन्होंने लोगों को बार बार याद दिलाया कि देखो सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। इसके जो ऑपोजिशन वाले थे वो बाज नहीं थे, वो उसी काम में लगे हुए थे, बार बार लोगों के बीच में जा जाकर के बता रहे थे इमरजेंसी खराब है, देखो सरकार अपने काम नहीं कर रही है। 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, याद रखेंगे, लगभग 676 नेताओं की गिरफ्तारी करी गई इमरजेंसी के दौरान। जो भी ज्यादा बोलता पकड़ के जेल में डाल दिए थे। 1 लाख लोग गिरफ्तार किए, नजरबंद, मीन्स के अपने घरों में ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। समाचार पत्रों की बिजली काट दी गई, मैंने बताया प्रेस सेंसर से, जिसके तहत रात को ही बिजली जो है वो उस दिन काट दी गई, सुबह वो सनसनीखेज खबर चाय के साथ लोगों को देखने को मिली ही नहीं। दिल्ली के अंदर झुग्गियों को हटाने का एक कार्यक्रम चला दिया गया, जबरदस्ती नसबंदी करने का एक कार्यक्रम चला दिया गया। इन दोनों बातों पर बड़ा विवाद हुआ, लेकिन विवाद हो चाहे ना हो, ये कार्यक्रम चले देश में, नो डाउट। अब अगला सवाल आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपातकाल से सबक क्या लिया देश ने? सुनेंगे, भारतीय लोकतंत्र की शक्तियां और कमियां दोनों उजागर हुई कि शक्तियां भी बहुत ज्यादा है, अगर मिसयूज करने को चले तो बहुत पावर है, कमियां भी बहुत है कि किसी भी तरीके से देश में छोटी सी बात का लॉजिक लगा करके, किसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके आपातकाल लगा दिया गया। लेकिन बात एक है कि सब चीजें वापस अपने कामकाज पर लौट आई। ठीक है, सबक नंबर 1, भारत में से डेमोक्रेसी को खत्म करना इम्पॉसिबल है। इतना खूबसूरत हमारा लोकतंत्र है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। सबक नंबर 2, इमरजेंसी अगली बार कोई लगाए तो अपने मंत्रिमंडल की सलाह से लगाए, क्योंकि बहुत सारे मंत्री सरकार छोड़कर ही चलते बने, उनको खुद नहीं पता लगा, उनमें से भी कोई ज्यादा बोला होगा तो उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया होगा। तो अगली बार जब कोई पीएम लगाए तो भाई प्लीज अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनसे
डिस्कशन करके ऐसा कोई बड़ा फैसला लें। तीसरा सबक, बहुत सारे नए ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइट में निकल करके सामने आए, माने अस्तित्व में आए कई सारे नागरिक अधिकार संगठन, क्योंकि इससे पहले नागरिकों के ऊपर ऐसी कोई बात बनी नहीं, अभी बनी इमरजेंसी में जब उनके अधिकारों को छीन लिया गया तो ह्यूमन राइट बहुत सारे निकल निकल करके सामने आए। अब बात आती है आपातकाल के बाद राजनीति में क्या परिवर्तन आए। परिवर्तन तो जी आए। 1977 के चुनाव लोकतंत्र बचाओ के नारे पर जो है वो लड़े गए, ठीक है। तो जहां 1978 में इलेक्शन होने थे, जैसे मैंने आपको बताया था 71 में सरकार बनी, 77 तक चल रही थी, इमरजेंसी के कारण टाइम एक्सटेंड होना था, लेकिन वो जो है चुनाव हुए और ये चुनाव 18 महीने की इमरजेंसी के बाद हुए। 18 महीने की इमरजेंसी, सभी विरोधी एक साथ आ गए, माने जितने भी अपोजिशन वाले थे सब एक साथ आ गए। एक जैसे अभी इंडिया गठबंधन, एक ऐसा गठबंधन बना तब भी, और एक नई पार्टी का निर्माण किया सब लोगों ने मिलकर के, जनता पार्टी, उसी में से बीजेपी पार्टी भी निकली है और देश की तमाम अपोजिशन पार्टी भी वहीं से निकली है, बहुत सारी पार्टीज। कांग्रेस के जगजीवन राम ने एक नई पार्टी बनाई जो कांग्रेस से निकल करके गए इमरजेंसी में, नाराज होकर के कि जी गलत है ये बोल करके एक नई पार्टी बनाई। बाद में वो भी जनता पार्टी में उन्होंने अपने आप को मिला लिया। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का नाम था। कांग्रेस, जितने भी कांग्रेस के विरोध में जो वोट थे गैर कांग्रेसी, वो सब एक जगह पड़े, और एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ जितने लोग हैं वो सब अगर एक जगह वोट डालेंगे तो बहुत मेजोरिटी में कोई पार्टी जीत सकती है। क्योंकि हमारे देश में कोई भी जो पीएम बनता है या कोई पार्टी जीतती है, वो ऐसा नहीं है 60-70% वोट लेकर के बनती है, ऐसा नहीं है। 35, 38, 39, 40, 42% में भी आराम से कोई पार्टी जीत सकती है। वजह साफ है कि बचे हुए जो 60% है वो सब एक जगह पर वोट नहीं डलती हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। उसके बाद परिणाम ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस को केवल 154 सीट मिली, जनता पार्टी अलायंस को 330 सीटें मिली। कांग्रेस बुरी तरह हारी, जनता पार्टी अलायंस से आधी सीटों पर आकर के रुक गई। अकेले जो जनता पार्टी अकेले जिन्होंने स्टार्ट करी थी, जो बेसिक पार्टी थी, उनके साथ में छोटी मोटी पार्टी को छोड़ भी दिया, अकेले जनता पार्टी अलायंस को छोड़ो, जनता पार्टी को ही 295 सीटें मिली, मतलब वो खुद ही मेजोरिटी में थे। जनता सरकार बनी, लेकिन सरकार तो बनी, भानुमति ने कुनबा जोड़ तो लिया, लेकिन तमाम तरह के पत्थर जोड़ करके उन्होंने अपना घर तैयार किया। भानुमति ने घर तो गिरना ही था, कोई पत्थर छोटा, कोई पत्थर बड़ा, कोई कैसा, कोई कमजोर, कोई मजबूत, तो घर तो गिरना ही था। तालमेल की कमी हुई, सबसे पहली लड़ाई प्रधानमंत्री पद को देखने को ही मिली। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम बड़े नेता थे, देश के कद्दावर नेता थे, सबने अपना अपना दावा ठोक दिया कि भाई हम ही बनेंगे देश के पीएम, ठीक है। बहरहाल खैर इस बात को आगे बढ़ाया गया और मोरारजी देसाई को नया प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया। 18 महीने में सरकार गिर गई, जाहिर सी बात है जब झगड़ा होगा तो सरकार गिरेगी। बाद में चरण सिंह अपने कुछ एमपी को लेकर के अलग हुए, कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया और समर्थन देकर के उनको पीएम बनवा दिया। ये सरकार भी 4 महीने ही चली, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 1980 में जनवरी में नए सिरे से इलेक्शन हुए, जब सरकारें बन रही, बिगड़ रही हैं, और इस समय कांग्रेस ने एक बार फिर से 353 सीट जो है वो जीती और एक बड़ी पार्टी के तौर पर फिर से कांग्रेस सत्ता में आई। और कांग्रेस ने दिखा दिया कि अभी भी मैदान में जो बड़ा खिलाड़ी है वो हम ही हैं, इस रेस के सबसे पुराने और सबसे बड़े खिलाड़ी। क्योंकि जनता को दिख गया कि सरकारें चल नहीं रही हैं, जो सरकारें चली हैं अब तक वो कांग्रेस की ही चली हैं, बाकी सरकारें जितनी बार बनी उतनी बार ही टूटती रहती हैं। तो यहां तक तो थी बात। अब एक मेजर सवाल जो आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं मैं, कि इस कहानी के आधार पर जो मैंने बात आपको बताई, इससे क्या सीखने को मिलता है? क्या इमरजेंसी सही था या गलत था? सरकार का ये मानना था कि हमें कामकाज करने नहीं दिया जा रहा है, घोटाले की आशंका है, कुछ गैर राजनीति विरोधी ताकतें जो है वो एक्टिवेट हो रही हैं, जिनके कारण गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है, काम नहीं होंगे, देश जनता की भलाई नहीं होगी। इन दैट केस हमें इमरजेंसी लगानी पड़ी। सरकार का पक्ष है। विरोधी पक्ष तो बहुत सारे पक्ष हैं, उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं हो सकती। मेन तो सरकार का क्या मानना है, वो क्या जस्टिफाई कैसे करती है। उन्होंने जस्टिफाई किया कि आपको लगता है कि सच में इमरजेंसी ठीक थी या गलत थी? अगर गलत थी तो ऐसा क्या गलत हो गया देश में जो नहीं होना चाहिए था? लाजमी कमेंट करके बताएं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करेगा इस वीडियो को, ठीक है। और अच्छा कंटेंट था, 12th क्लास में काम आएगा, आगे यूपीएससी में आपके काम आना है, तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर जीएस का एक रोल प्ले होता है उधर भी ये काम आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और वीडियो थोड़ी लंबी हुई है नो डाउट, लेकिन वीडियो में मेहनत आपके लिए करनी पड़ी।
ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। थैंक यू।